हे गाइस, वेलकम टू कुमार कंसल्टिंग। सो गाइस, ये हमारा पहला सेशन है और किसी भी चीज का फर्स्ट सेशन जो है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। तो लेट मी बिगिन विद इंट्रोडक्शन। तो चलिए, सबसे पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके हमारे या किसी भी जो भी बिगनर हैं, फ्रेशर्स हैं, उनके माइंड में आएगा इज व्हाट इज एसएपी। ऑफ कोर्स आप सभी स्मार्ट लोग हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया तो जरूर होगा, बट जो सबसे पहला आंसर्स आपके माइंड में, जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा व्हाट इज एसएपी, सो आपके माइंड में जो सबसे पहला आंसर्स जो आया होगा वो है ये सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। बट आई टेल यू गाइस, ये जो है इसका आंसर नहीं है। एक्चुअली ये क्या है, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। ये जो एसएपी का फुल फॉर्म है, तो डेफिनेशन इसको हम नहीं बोलेंगे। अगेन द क्वेश्चन इज स्टिल रिमेन, सो क्वेश्चन फिर से वही है, व्हाट इज एसएपी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि इट्स एन ईआरपी। ये क्या है, ये एक ईआरपी है। बट अगेन अब अगला क्वेश्चन क्या आता है फिर, व्हाट इज ईआरपी। क्योंकि जब आपको ईआरपी के बारे में नहीं पता होगा, इसका मतलब आपको एसएपी के बारे में भी नहीं पता है, राइट। तो चलिए हम ईआरपी के बारे में देखते हैं, व्हाट इज ईआरपी। सो लुक एट हियर गाइस, ईआरपी का जो डेफिनेशन है उसके फुल फॉर्म में ही छुपा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ईआरपी स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अभी मैं इसको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक एक करके। एंटरप्राइज मीन्स व्हाट, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम एंटरप्राइज बोलेंगे, राइट। रिसोर्सेज, कौन सा रिसोर्सेज जो है, कौन कौन सा रिसोर्सेज चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। तो यहाँ पे जो है देखिए, मनी है, मैन पावर है, मटेरियल है, मशीनरीज है, मार्केटिंग मेथड्स ये है। बट मेजर जो है 4M इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका मनी, मैन पावर, मटेरियल एंड ऑफ कोर्स मशीन्स। ये इतनी चीज चाहिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। और जो तीसरा चीज यहाँ पे आता है वो है प्लानिंग। प्लानिंग अबाउट व्हाट, किस चीज का प्लानिंग, तो प्लानिंग अबाउट द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि जो भी रिसोर्सेस हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना, है ना। अब मैं इन तीनों को क्लब करके इसका अगर डेफिनेशन देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डेफिनेशन होता है, इट्स अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू डू इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज, राइट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है, जो भी उनके रिसोर्सेस हैं उसके लाइक ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उसको यूज करने में इसको हेल्प करता है। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ जिससे कि आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल चीज है फ्रेंड्स, लाइक अगर आप कहीं भी गूगल पे सर्च करेंगे या फिर कहीं भी किसी वेबसाइट्स को रेफर करेंगे, तो जो डेफिनेशंस होता है उसको इतना मतलब ऐसे ऐसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स उसमें यूज किए रहते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या है ना। तो यहाँ पे आई कोट वन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ टाटा मोटर का एग्जाम्पल दिया है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। सो ये मेजर डिपार्टमेंट्स है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आई टेक एग्जाम्पल ऑफ अ पार्टिकुलर डिपार्टमेंट। मैं किसी डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट इटसेल्फ। अभी सेल्स डिपार्टमेंट में क्या है, आप एज्यूम कीजिए कि टाटा मोटर में कोई ईआरपी नहीं है। तो अगर ईआरपी नहीं है तो फिर वो काम कैसे करेंगे, तो वही जैसा कि 50 ईयर्स 60 ईयर्स बैक होता था कि मैक्सिमम जो है सारा चीज वो रजिस्टर्ड से मेंटेन किया जाता था। यानी कि सेल्स के लिए एक सेल्स रजिस्टर होगा, परचेज के लिए परचेज रजिस्टर्स होगा, जो भी अकाउंटिंग का स्मॉल एक्सपेंसेस वगैरह होता है, कैश वगैरह का जो भी एक्सपेंसेस होता है ना, जिसमें तो उसके लिए पेटी कैश रजिस्टर्स होगा, है ना। और भी मल्टीपल लेजर्स वगैरह जो भी हैं वो फिजिकली मेंटेन किए जाते थे पहले। अभी तो हर कोई ईआरपी यूज करता है, इवन छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है कि लेट्स सपोज टाटा मोटर्स जो है अभी उनके पास कोई ईआरपी नहीं है, और वो क्या है, वो कोई मतलब ऐसे ही रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो लुक एट हियर कि इस सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए कितने एम्प्लॉय की जरूरत है। सो टोटल 50 एम्प्लॉय की जरूरत है, जो 50 लोग मिलकर जो है एंटायर सेल्स डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं। अब इसमें से ये 50 में से जो है फिर से हम सेग्रीगेट हमने किया है, 25 लोग जो हैं
ये 25 लोग जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन डे टू डे ट्रांजेक्शन पोस्टिंग। जाहिर सी बात है ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर उसमें ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के लिए जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे जो है यूजर्स जो है इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वॉइसेस डेली बेसिस पे जनरेट हो रहे हैं। इन्वॉइसेस जनरेट करो, फिर उसको कस्टमर को सेंड करो, फिर वो सारा जो है रिकॉर्ड करो, है ना। कस्टमर फिर उधर से जो है जो भी सेल्स होता है तो उसका सेल्स रिटर्न भी आएगा, तो उसे भी जो है आपको ट्रैक करना है। फिर उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद कस्टमर पेमेंट भी करेंगे, फिर उसे भी जो है आपको रिकॉर्ड करना है, पोस्ट करना है ना। वो किस इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट आएगी, सारा चीज देखना है। तो उसके लिए लेट्स सपोज अब मैन्युअली हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो लगेंगे ही। अच्छा, तो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में जो है 25 लोग इन्वॉल्व हैं। रिपोर्ट प्रिपरेशंस में 25, अनदर 25 जो है आधे लोग फिर रिपोर्ट प्रिपरेशंस में है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है उनको कैसे पता चलेगा कि सेल्स डिपार्टमेंट जो है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उनका रेवेन्यू ग्रोथ जो है कैसा है। तो ये सारा चीज जो है दे विल कम टू नो ओनली अगर हम उनको जो रिपोर्ट है वो अगर देखेंगे, तो बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स उनको पता चलेगा कि परफॉर्मेंस कैसा है, और उसके बेस पे फिर क्या होगा, मैनेजमेंट फ्यूचर डिसीजंस वगैरह लेते हैं। तो अभी देखिए 50 नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, जिसमें से 25 जो हैं वो डे टू डे ट्रांजेक्शंस पोस्टिंग में इन्वॉल्व हैं, एंड रिमेनिंग 25 जो हैं वो रिपोर्ट प्रिपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक सिचुएशन या सिनेरियो जब हम SAP यूज नहीं कर रहे हैं, यानी कि टाटा मोटर जब SAP यूज नहीं कर रही है तब का ये है। अब टाटा मोटर लेट्स सपोज अब वो कोई ERP, दे आर प्लानिंग टू यूज द ERP इन द सेंस कि लेट्स सपोज SAP इटसेल्फ, लेट्स सपोज टाटा मोटर में SAP इंस्टॉल हो जाता है। SAP एक ERP है, तो जैसे टाटा मोटर में SAP इंस्टॉल होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट का ही एग्जांपल लिया, अगर इस सेल्स डिपार्टमेंट में ही अगर ये लोग SAP यूज करने लगे, तो दे रिक्वायर्ड ओनली 25 पीपल। उनको सिर्फ यही 25 लोग चाहिए, 25 लोग चाहिए जो डे टू डे ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये 25 जो पहले जो रजिस्टर्स मेंटेन करते थे, यानी ट्रांजेक्शन पोस्टिंग तो इनका काम पहले भी था, बट वो फिजिकल रजिस्टर्स में वो सारा रिकॉर्डिंग होता था। अब वो क्या करेंगे, अब वो फिजिकल रजिस्टर जो है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिजिटल रजिस्टर में। ERP क्या है, ये भी जो है अभी ERP का यूज भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, डेटा वगैरह जो भी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए। तो जो हमारा फिजिकल रजिस्टर्स पहले मेंटेन होता था, अब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया और उसको हमने डिजिटल रजिस्टर्स में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, राइट। अच्छा, तो जो लोग ट्रांजेक्शन पोस्टिंग के लिए चाहिए थे वो अभी भी चाहिए, बट ये जो 25 लोग हैं जो रिपोर्ट प्रिपरेशंस में इन्वॉल्व थे, इनकी जरूरत नहीं है ना। ये सेल्स डिपार्टमेंट में इनकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट हम मैन्युअली प्रिपेयर करते थे, यानी ये लोग जो रिपोर्ट मैन्युअली प्रिपेयर करते थे, अब SAP क्या करेगा, उसको जो है SAP के थ्रू जो है यही रिपोर्ट अब ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, है ना। कैसे जनरेट होगा, आप सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज कैलकुलेटर्स। तो कैलकुलेटर में क्या होता है, जैसे आपने डाला 2+2 और अगर इक्वल्स पे प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली 4 जो है आपको आंसर आ जाता है। तो ये 2+2 क्या हुआ, ये हमारा इनपुट हुआ, हमने उस एक इनपुट डाला अपने उसमें कैलकुलेटर में, और आउटपुट में क्या हुआ, आपको रिजल्ट मिल गया। तो वैसे ही यहाँ पे SAP क्या है, SAP में जो है ये जो भी ट्रांजेक्शन्स पोस्ट हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन्स जो है एक इनपुट हो गया SAP के लिए, और उसके बेस पे क्या होगा, आउटपुट यानी रिपोर्ट जो है ऑटोमेटिकली SAP जनरेट करके वेरियस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स विल बी देयर गाइस। बहुत सारे रिपोर्ट्स होंगे जो कि आगे के सेशन में वन बाय वन वो सारा चीज आप लोगों को पता चलेगा, है ना। तो ये अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे SAP आया तो यहाँ पे जो है ओनली 25 पीपल विल बी एबल टू मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट। ये सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ 25 लोग मिलकर चला लेंगे। ये रिमेनिंग 25 पीपल जो है अब इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, अब ये जो बाकी रिसोर्सेस हैं, 25 रिसोर्सेस हैं, उनको टाटा मोटर किसी और तरीके से यूटिलाइज करेगी। अब उनको कोई और असाइनमेंट मिलेगा, कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये ERP क्या करता है फ्रेंड्स। सो ERP जो है यहाँ पे देखिए, इट्स अ सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू डू इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि इफेक्टिव तरीके से और ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। पहले 50 लोग मिलके जो है इंटायर सेल्स डिपार्टमेंट को हैंडल करते थे, अभी कैसा है, सिर्फ 25 लोग ही कर रहे हैं। तो अभी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ, रिमेनिंग 25 पीपल जो है फिर वो किसी और काम में लग गए। तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन जो है मैक्सिमम हो रहा है ना कहीं मनी भी इन्वॉल्व है। अगर हम 50 लोगों का सैलरी पहले देखें, है ना, अब सिर्फ 25 लोग मिलकर सेल्स डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं, तो कॉस्ट जो है यहाँ पे जो एक एक सेल्स डिपार्टमेंट को ऑपरेट करने का जो कॉस्ट है ये कम हो गया, isn't it? सो ऐसे जो है ये सारे बेनिफिट्स हैं ERP के।
है ना। और एसएपी क्या है, एसएपी भी एक ईआरपी ही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मल्टीपल अदर बेनिफिट्स आर देयर। अगर आप बैंकिंग सेक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर में इफ यू गाइस आर लाइक अब 30 इयर्स 40 इयर्स पहले का अगर आप एज्यूम करें, तो इन दोज डेज क्या होता था, पासबुक कैरी करना है आपको, है ना। उसमें सारे आपके ट्रांजेक्शन्स के डिटेल्स थे, नेट बैंकिंग का कुछ फैसिलिटीज वगैरह था नहीं, किसी भी ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको जो है बैंक विजिट करना है ना। से फॉर एग्जांपल बैंक का एक प्राइम कस्टमर है, अभी वो बैंक चले गए किसी ट्रांजेक्शन के लिए और पासबुक अपना घर पे छोड़ दिया, तो वो एक प्राइम कस्टमर है, तो क्या करेंगे, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है और बहुत ज्यादा अमाउंट जो है बैंक में है, तो बैंक उनको ये नहीं बोलेगा कि अब जाइए घर से और पासबुक लेके आइए। मैनेजर बोलेगा कि एक एक एम्प्लॉय को लगा देगा, अरे सर आ गए हैं तो एक काम करो, इनका जो है डिटेल्स वगैरह देख लो, है ना। इनका अकाउंट नंबर जो है वो तो पासबुक छूट गया तो इनको याद भी नहीं है, तो एक बार फाइंड आउट कर लो इनका अकाउंट नंबर क्या है और जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह है उसको आप एग्जीक्यूट कीजिए। अब क्या होगा, अब उनका अकाउंट नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए 1 आवर भी लग सकता है, 2 आवर्स भी लग सकता है, 4 आवर्स भी लग सकता है, हाफ एन आवर भी लग सकता है ना। वो पूछेंगे कि सर आपका अकाउंट किस ईयर में ओपन हुआ, उसके बाद फिर पूछेंगे अच्छा ये कौन सा मंथ में ओपन हुआ। अगर वो पार्टिकुलर मंथ भी अगर उनको याद है तो भी जो है एक कंप्लीट रजिस्टर होगा जहां पे इनको सर्च करना है ना। तो ये टाइम लगेगा इसमें, जैसे मैंने बोला हो सकता है हाफ एन आवर लगे, 1 आवर लगे, 2 आवर लगे। ये कब का है, मतलब ये कब हो रहा है, जब ईआरपी नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर दे आर नॉट यूजिंग। ये सब क्या कर रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। 30 इयर्स 40 इयर्स बैक ऑफ कोर्स उस टाइम पे जो है कंप्यूटर एरा अगर हम बोलेंगे तो वो स्टार्ट हो रहा था, है ना। तो उस टाइम पे जो है सब रजिस्टर्स में मेंटेन होता था, और इसलिए जो है आप देखिए कितना टाइम लग रहा है एक आदमी एक एक पर्सन का जो है डिटेल्स वगैरह फाइंड आउट करने में। अभी आज के डेट में क्या है, सारे के सारे बैंक्स जो है दे आर यूजिंग सॉफ्टवेयर, इट मींस दे आर यूजिंग ईआरपी, है ना। आपको कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं है, आप अपना अकाउंट नंबर भूल गए, आपको याद नहीं है, और ऑफ कोर्स अगर आप मुझे मैं इन सब चीजों में काफी जो है वीक हूँ, क्योंकि मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे भी अपना अकाउंट नंबर जो है ये सब याद नहीं रहता। हाँ, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पासवर्ड्स एंड ऑल, बट तो आप जाएंगे अगर जो भी है आप बैंक में विजिट किए, तो विद इन अ सेकेंड आपको क्या करना है, आप अपना नेम, आप अपना ईमेल आईडी बताइए, आपका पूरा डिटेल्स जो है उनके सामने रहेगा उनके डेस्कटॉप पे, है ना। आप अपना नेम प्लस कोई पैन कार्ड नंबर बता दीजिए, पूरा डिटेल्स आ जाएगा, है ना। आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, सो कोई भी एक दो डिटेल्स आप बताते हैं तो इमीडिएटली क्या होता है कि सारा का सारा डेटा जो है उनके डेस्कटॉप पे आ जाता है, यानी कि उनके स्क्रीन पे आ जाता है। हाउ, बिकॉज ऑफ ईआरपी ओनली। सो आप देखिए अब पहले के जमाने, अब पहले जो 30 इयर्स बैक 40 इयर्स बैक जो होता था और अभी जो हो रहा है, तो एक पर्सन जो है आज के डेट में 100 या 200 क्लाइंट को जो है डेली बेसिस पे डील कर सकते हैं। वही चीज पहले कैसा होगा, पहले भी जो है कस्टमर सपोर्ट्स होंगे, है ना। तो उस टाइम पे अगर आप उस काउंटर पे जाएंगे तो फिर क्या होगा, वहां पे जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें ज्यादा मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन जो है 10 to 15 लोगों को ही हैंडल करेगा एक दिन में, क्योंकि आप देखिए डिटेल्स को फाइंड आउट करने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये बेनिफिट है ईआरपी का। सो गाइस दिस इज द बेनिफिट ऑफ ईआरपी। नाउ अभी what are the leading ERP in the market? So multiple ERPs are there guys, अभी SAP है, Oracle है, ZD Edward है, BAN, Epicor, PeopleSoft, Navision है, Tally भी एक स्मॉल ERP है ना, QuickBook है जो कि वो भी एक स्मॉल ERP है ना। तो ऐसे मल्टीपल ERPs आर देयर इन द मार्केट, बहुत सारे ERPs हैं, उसमें से कुछ को ये जो भी हैं इसको हम क्या बोलेंगे, ये स्टैंडर्ड ERP है। स्टैंडर्ड ERP का मतलब जो है इसको हमें क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। कुछ होते हैं कस्टमाइज्ड ईआरपी। कस्टमाइज्ड ईआरपी का मतलब क्या है कि कोई एक ऐसा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री नहीं, कोई एक ऐसा कंपनी है जिनका थोड़ा सा यूनिक काइंड का बिजनेस है, लेट्स सपोज। अब वहां पे हम एसएपी इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, उनका 60% 70% रिक्वायरमेंट ही मीट होगा, है ना। फिर 40% के लिए उनको क्या करना है, कस्टमाइजेशन यानी कि डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कस्टमाइज करना पड़ेगा उनको उनके प्रोसेस को मीट करने के लिए, है ना। तो उससे बढ़िया बहुत सारा कंपनीज, ऐसे कंपनीज क्या करते हैं कि वो किसी आईटी कंपनी को इनवाइट करेंगे और बोलेंगे कि एक काम करो, हमारे नीड को देखते हुए आप हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर जो है डेवलप कर दो। तो दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड ईआरपी। तो वो कस्टमाइज्ड ईआरपी क्या होता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ही मिलेगा, आपको बाकी कहीं नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड ईआरपी का मतलब जो है एसएपी, जैसे मैंने बोला स्टैंडर्ड है, ये टैली जो है स्टैंडर्ड है, क्विकबुक जो है स्टैंडर्ड है, यानी कि वो थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी आप जाएंगे तो जो भी स्क्रीन का लेआउट रहता है, इंटरफेस वगैरह रहता है, या फिर जो भी हम एसएपी के ही बारे में बात करेंगे, अगर हम एसएपी का कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स देखेंगे हर जगह पे ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट।
कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स का मतलब जो भी हमारा जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है वो सब एक ही है। ट्रांजेक्शन कोड्स भी जो है वो भी एक ही है। कस्टमाइज ट्रांजेक्शन कोड मैं नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड ट्रांजेक्शन कोड, है ना। तो ये जो है स्टैंडर्ड ईआरपी है, दीज आर द लीडिंग ईआरपी। ऑफ कोर्स इसमें जो है एसएपी जो है, एसएपी का ही मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई लाइक इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एंड पॉपुलर ईआरपी इन द मार्केट। और फिर जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग इसके बारे में रिसर्च करते हैं कि हाँ क्या है, कैसा है, इसमें करियर कैसा है, इसमें अपना हर कोई जो है चाहता है अपना फ्यूचर जो है मतलब एसएपी में सिक्योर करने का। दिस इज व्हाई यू गाइस आर यू नो वाचिंग दिस वीडियो, या फिर जो है आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं सीखने के लिए। तो ये सारे लीडिंग ईआरपीज आर देयर इन द मार्केट। नाउ अभी मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ मॉड्यूल, एसएपी मॉड्यूल्स। अभी अगर हम एसएपी का बात करें, इट डजंट मीन कि आप कंप्लीट एसएपी जो है आप सीखने जा रहे हैं। एसएपी छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, अलग अलग मॉड्यूल्स में, छोटा तो कुछ भी नहीं है गाइस, बिकॉज हर मॉड्यूल में जो है काफी सारा चीज है। एंड इवन अगर आप अपना एंटायर लाइफ भी स्पेंड कर दें तो भी यू कांट से कि यू बिकम एक्सपर्ट ऑफ अ पार्टिकुलर मॉड्यूल। इतना डेप्थ है इसमें, इतनी सारी चीजें हैं आपको सीखने का, बहुत सारी कंट्री स्पेसिफिक सेटिंग्स है ना। अब लेट्स सपोज अगर मेरा एक्सपीरियंस जो है 15 ईयर्स का हो जाता हो गया है लेट्स सपोज, या फिर 20 ईयर्स का हो गया है, स्टिल आई कैनॉट से कि आई एम एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंस मॉड्यूल या फिर कंट्रोलिंग या फिर एसडी या फिर एमएम, नहीं, क्योंकि बहुत सारे इसमें कंट्री स्पेसिफिक सेटिंग्स हैं। आप क्या करेंगे अपने पूरे होल लाइफ में जो है मैक्स टू मैक्स कितने प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, हार्डली 30 या 40, वो भी अगर एवरी ईयर आप अगर प्रोजेक्ट चेंज करते हैं तो 30 या 40 प्रोजेक्ट जो है में आप काम कर सकते हैं। और लेट्स सपोज ये सारा प्रोजेक्ट जो है अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करता है, तो भी आप अपने पूरे लाइफ में कितने कंट्रीज को सपोर्ट किए, 30, 40, मैक्स टू मैक्स 50, राइट। बट कंट्रीज कितने हैं, मोर देन 300 है, isn't it? So as I said कि बहुत सारे कंट्री स्पेसिफिक सेटिंग्स हैं, है ना। सो दिस इज हाउ एक्चुअली एसएपी में बहुत सारा चीज है सीखने के लिए। नाउ सो वी आर टॉकिंग अबाउट एसएपी मॉड्यूल्स। अभी ब्रॉडर लेवल पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल मॉड्यूल एंड टेक्निकल मॉड्यूल। ओके, ये फंक्शनल में और टेक्निकल में क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन आपको आगे मिलेगा, आगे की क्लासेस में जो है मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि हाँ टेक्निकल वालों का क्या काम होता है और आपका क्या काम होता है, यानी कि फंक्शनल मॉड्यूल का क्या काम होता है। जो ये फीको मॉड्यूल जो हम सीखने जा रहे हैं वो जो है दैट इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल मॉड्यूल इटसेल्फ, ठीक है। सो फंक्शनल में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि आप एफआई स्टैंड फॉर फाइनेंस, सीओ स्टैंड फॉर कंट्रोलिंग, देन मटेरियल मैनेजमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, एचआर डिपार्टमेंट, एचआर मॉड्यूल है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास लेट्स सपोज पीपी है, प्रोडक्शन प्लानिंग, देन प्लांट मेंटेनेंस है, पीएम मॉड्यूल, प्रोजेक्ट सिस्टम है, पीएस मॉड्यूल, है ना। तो ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो फंक्शनल है। टेक्निकल में यहाँ पे मैंने दो मेजर मॉड्यूल स्पेसिफाई किया है, अबैप एंड बेसिस, क्योंकि इन दोनों कंसल्टेंट से जो है हमारी आपका मतलब हमेशा जब भी आप कंसल्टेंट बनते हैं तो इनके साथ जो है आप लोगों का इंट्रैक्शन जरूर होगा। जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है तो आप अबैप को कंसल्ट करेंगे, अगर कुछ ऑथराइजेशन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करना है या कराना है तो फिर आप बेसिस वाले को कांटेक्ट करेंगे। तो अभी एज ए बिगनर और फ्रेशर्स आपको उतना तो समझ में नहीं आया होगा, बट डोंट वरी, स्लोली स्लोली जो है ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे के क्लासेस में। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन गाइज, ये जो है एसएपी का इंट्रोडक्शन है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन।